प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों आपको ये याद कर लेना है अच्छे से। मैंने लैंग्वेज थोड़ी लिखी हुई है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डेस्क्रिप्टिव है, जिनमें डेस्क्रिप्टिव है उनमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन जिनमें डेस्क्रिप्टिव नहीं है कुछ यूनिवर्सिटीज़ एमसीक्यू बेस पर लेती हैं। उस पर केवल इसलिए बनेगा है कि माइकलसन-मोर्ले किस लिए दिया गया था। माइकलसन-मोर्ले में जो वैक्यूम में जो चीज़ मानी गई थी, यानी कि जो मटेरियल माना गया था, वो मटेरियल क्या था, केवल इससे यही प्रश्न आपके किस में बनने वाला है, एमसीक्यू में। अब यहाँ पर आपको रॉकेट साइंस नहीं चलाना, बस सिंपल सी चीज़ समझनी है कि माइकलसन-मोर्ले है क्या। आपको पता है वेव थ्योरी आई थी, एक तरंग सिद्धांत आया था जिसमें प्रकाश को तरंग माना गया था, लाइट को वेव माना गया था। अब जब लाइट वेव है तो उसे चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत थी। पहली बात कर रहा हूँ पुराने समय में ये माना जाता था कि तरंग को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारी लाइट क्या है, एक वेव है, इसे चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास ये सूर्य है, सन है, और यहाँ पर पृथ्वी है। इसके बीच में अब तो हमें पता है निर्वात है, और लाइट वेव निर्वात में यानी कि वैक्यूम में भी चल सकती है। लेकिन पहले ये माना गया था कि लाइट एक वेव है, तरंग है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। तो ये रहा सन, ये रही पृथ्वी, तो बीच में यहाँ पे कुछ भरा हुआ होगा। तो क्या माना गया है कि यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ पे एक चीज मानी गई। आपने बड़े अच्छे से केमिस्ट्री में सुना होगा, रसायन विज्ञान में, ये माना गया है कि बीच में ईथर भरा हुआ है। तो प्रकाश की किरण सूर्य से चलते और ईथर से होते हुए कहाँ पहुँचती है, पृथ्वी पर पहुँचती है। अब हमने कुछ ऑब्जर्वेशन करी, हमने ये मानना उन ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि ईथर जो है वो रुका हुआ है। ईथर क्या है, रुका हुआ है, और पृथ्वी क्या ले रही है, मोशन ले रही है। तो ईथर रुका हुआ है और पृथ्वी घूम रही है। देखो कुछ 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 जब पृथ्वी घूमेगी तो इनके बीच एक रिलेटिव मोशन आ जाएगा। रिलेटिव मोशन मैंने बताया था, जब दो बॉडीज़ की चर्चा करेंगे, दो बॉडीज़ के मोशन की कंपेरिजन करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। तो ईथर रुका हुआ है और पृथ्वी घूम रही है, तो दोनों के बीच क्या आ जाएगा, एक रिलेटिव मोशन। तो उस रिलेटिव मोशन का पता करने के लिए, बताने के लिए कितना पार्ट डिफरेंस होगा, कितना टाइम डिफरेंस होगा वेव को चलने में, इस मोशन की वजह से, इस ईथर की वजह से, वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया वो माइकलसन-मोर्ले था। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए, लेकिन आपके सिलेबस में जो सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट माना गया वो माइकलसन-मोर्ले माना गया। हालांकि अब इसका कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है ईथर है ही नहीं, अब क्या है वहाँ पे वैक्यूम है। लेकिन हमें दिया गया है हमारे सिलेबस में, तो हमारा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट, और इसमें क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बोला ना वही लिखा हुआ होगा, अलग से एक्स्ट्रा इसमें एक वर्ड भी नहीं होगा। क्या, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वही प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार, लाइट इज ऑल्सो अ वेव, लाइट भी क्या है, एक तरंग है। सो ए मैटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, यानी कि एक मैटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है किसे, तरंग के चलने के लिए। हैंस 19th सेंचुरी फिजिसिस्ट आर्ग्यूड दैट, तो 19वीं शताब्दी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मत दिया कि लाइट को भी चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता है। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है, चलना। रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यक, कि लाइट को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता है। दे कंसिडर दिस मीडियम ईथर, याद रखना ये एमसीक्यू वालों कि माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट में जो लाइट चलती थी वहाँ पे जो मीडियम माना गया, वो मीडियम क्या माना गया, ईथर माना गया। क्या माना गया, ईथर। दिस ईथर वाज एज्यूम टू फिल ऑल द स्पेस इवन वैक्यूम, क्या माना गया है, यो ईथर सारी जगह, सारे स्पेस में फैला हुआ है, इवन द इन द वैक्यूम, निर्वात में भी। वैक्यूम की स्पेलिंग देख लो, अगर मैं आपसे वैक्यूम की स्पेलिंग पूछूं तो आप बोलते हो VACCUM, ना मुन्ना ना, क्या है VACWM, समझ गए।
द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट शोड दैट दिस ईथर मस्ट बी स्टेशनरी। ये जो मैंने बताया था कि जब ऑब्जर्वेशन की गई तो हमने मान लिया ये ईथर क्या है, रुका हुआ। स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, रुका हुआ। सो ईथर वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट स्टेशनरी मीडियम। ईथर को क्या माना जाता है, एक एक्सीलेंट बेहतरीन स्टेशनरी मतलब रुका हुआ मीडियम माना जाता है। इफ मटेरियल बॉडी कौन सी, अर्थ, मूव्स इन स्पेस में क्या था, ईथर, देन देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक अर्थ है एक ईथर। हमने क्या मानना, अर्थ रोटेट कर रही है और ईथर रुका हुआ है, तो दोनों के बीच एक सापेक्ष गति प्रोड्यूस हो जाती है। सो ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट द रिलेटिव मोशन। तो इस मोशन का, रिलेटिव मोशन का पता लगाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। किस किस के बीच का मोशन, बिटवीन अर्थ एंड ईथर। तो इसे भैया सही कर लेना, स्पेलिंग मतलब आपको सही लिखनी है, BETWEEN। आपको ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी। द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट अमोंग दैम इज माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। इनमें सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट क्या था, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे अब हमने फिगर बनाई है, आपको फिगर बनाने से पहले कुछ चीज़ें लिख लेनी है। मैं बोल दे रहा हूँ, सर बोलो मत, लिख दो। तो आपको लिखना है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। क्या, इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, अ ग्लास प्लेट, क्या, ग्लास प्लेट, एंड टू मिरर्स M1 M2 प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। दिख रहा है, M2 और M1 राइट एंगल टू ईच अदर। देयर इज ए टेलीस्कोप बिलो द प्लेट के नीचे। हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ तक तो कोई समस्या किसी बच्चे को है नहीं। स्क्रीन छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। आशा है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब वो लैंग्वेज जो मैंने बताई थी वो भी लिख लेना। अब यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज मैं लिख लेता हूँ, क्या, लेट द मिरर्स M1 एंड M2 आर एट सेम डिस्टेंस, बराबर दूरी पे है, या इक्वल डिस्टेंस लिख लो। क्या, कैपिटल L मान लो, स्मॉल l मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। किससे, फ्रॉम M से बराबर दूरी पर है, यानी कि ये डिस्टेंस भी L है और ये डिस्टेंस भी L है। हमने क्या मान लिया, अर्थ लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है। टू, अर्थ घूम रही है ना, ऐसा टू, तो अर्थ ऐसे घूम रही है, टू, ठीक। लेट अर्थ इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ तो समझो बच्चा। अब यहाँ पे समझो थोड़ी सी, बस आपको खोपड़ी चलाने की देर है। मैंने यहाँ से लाइट वेव टकरा के ऐसे जाएगी और अर्थ ऐसे चल रही है। जब अर्थ चल रही है तो अर्थ के साथ सारा सिस्टम इधर को चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं सिस्टम वहीं रुका हुआ है और अर्थ आगे भाग गई, ऐसा तो होगा नहीं। अरे अर्थ के साथ सिस्टम भी तो चलेगा। अब देखो चलते चलते मैं मार्कर उछाल लूँ तो मार्कर भी तो आगे चलेगा। थोड़ी सी खोपड़ी से साइड में रखो। आप एक बस में हो, ट्रेन में हो, आपके हाथ में बॉल है, आप खड़े हो, ट्रेन चल रही है, आपने बॉल उछाल ली, बॉल भी तो चलेगी आगे या बॉल वहीं गिरेगी, बताओ। अब जाए चलता चलता मैं बॉल उछाल लूँ तो ये भी तो आगे, देखो चलता चलता मैंने उछाला तो ये भी तो आगे ही चल रही है मेरे साथ, समझे। अगर मैं ट्रेन चलती हूँ, ट्रेन में ये उछाल लूँ तो ये पीछे थोड़ी रह जाओगी, वो भी तो साथ ही आगे गिरेगी। तो भैया ये लाइट वेव भी तो आगे चलेगी। मान लो मिरर M1 सरक के यहाँ पहुँच गया, लेट द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से मान लिया उधर खिसक रहा है सिस्टम मेरा। ये मिरर यहाँ पहुँच गया, इसे क्या नाम दे दिया, M1 डैश। ये कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पे पहुँच गया खिसक के, इसका नाम क्या दे दिया। दूसरा मार्कर कहाँ हो तुम, आ जाओ, ये रहा। इनके नाम थोड़ा रेड मार्कर से खिसका देता हूँ इन्हें, ठीक बच्चा। ये मिरर सर रेड नहीं दिखता, चलो ब्लू से कर देंगे। ये M1 खिसक के यहाँ पहुँच गया, क्या नाम रख दिया, M1 डैश।
और M2 खिसक के यहाँ पहुँच गया। सर चीटिंग हुई हमारे साथ। मैंने कहा क्या हुआ? सर क्या हुआ, तेरा वादा है। सर ये प्लेट भी तो खिसकेगी। अरे हाँ मुन्ना, प्लेट भी खिसकेगी। मान लो यो प्लेट खिसक के यहाँ पहुँच गई, सारी खिसक गई थोड़ी थोड़ी। अब लाइट बीम हमें कैसे फील होगी? ऐसे लाइट बीम हमें ऐसे फील होगी, और ये ऐसी तो फील होगी। अरे यार बॉल उछालता हूँ, ये रही उछाल ली, हाँ यहीं आ गई। लेकिन जब चलता चलता उछाल लूँगा, ऐसे उछाल लूँगा और ऐसी तो आएगी। तो यहाँ भी तो ऐसी हुआ, ऐसे उछाल ली और ऐसे आ गई। ठीक समझे? ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा खतरनाक वाला है, तो आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं इन दोनों मार्कर्स को साइड में रख के ब्लैक मार्कर पे मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ देखो, ये स्पीड ऑफ लाइट थी, ये किससे चल रही थी बेटा? c से चल रही थी। किससे? विद वेलोसिटी c। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम इनने t डैश लिया, मैंने मान लिया t ले लिया। वेलोसिटी किससे चल रही थी? वेलोसिटी तो c थी। टाइम कितना था? टाइम था t, मान लिया। इस वाले हिस्से की वेलोसिटी, यो ऐसी तो चल रहा था सिस्टम इधर को सारा। किस वेलोसिटी? अरे ये रहा ना, अर्थ इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट विद वेलोसिटी v, ऐसे चल रहा था। अब अर्थ भी वेलोसिटी से चल रही है, तो उसके साथ सिस्टम भी तो v वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो इधर की साइड को जो चल रहा था, इधर की साइड की वेलोसिटी क्या थी? v। टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा बच्चा? अरे टाइम तो t लगेगा। जितना इस सिस्टम को पहुंचने में यहाँ लगा, उतना ही तो लाइट को लगेगा। एक साथ ही तो चल रहे हैं दोनों, अलग अलग थोड़ी चल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये डिस्टेंस पूछूं और ये डिस्टेंस पूछूं तो कितनी होगी? इस हिस्से को रफ कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? बड़ी मेहनत से लिखना पड़ता है ये सब, और आप जरा सी देर में कहते हो सर मज़ा नहीं आ रहा। पढ़ाई में मज़ा तो आ रहा है सर, मज़ा तो आ रहा है, पर आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे, इससे हम दुखी हैं। ठीक है, आप पे हम भरोसा करते हैं और आप हो कि भरोसा तोड़ देते हो। बेटा जिसने सेकंड ईयर के पेपर हमसे पढ़ के दिए होंगे उसे पता होगा कि हम जितना कराते हैं पेपर भी उससे ही आता है। जिसने फर्स्ट ईयर का दिया होगा, फर्स्ट ईयर तो खैर तुमने कैसे दिए प्रमोट वालों, नलायको। अब यहाँ के देखो, फ्रॉम फिगर, अगर मैं फिगर से बात करता हूँ, फ्रॉम फिगर चित्र से मैं एक बात करूँ, M1C कितना है? M1C नहीं, M1 डैश, M1 डैश इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस कितनी है? अबे यार, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है? v। डिस्प्लेसमेंट कितना है? m1 डैश। टाइम कितना है? t। तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई ना होगी तो कितना आ गया बच्चा? vt ना आ गया। ऐसी अगर मैं ये निकलवाऊँ, अरे यार ये ना निकलवाऊँगा, m सिमिलरली m1 डैश। अरे यार m1 डैश, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? c। टाइम तो अब भी t है, ct, यही तो होगी। अब मुझे पता है, देखो, लेट द मिरर्स m1 m2 आर एट सेम डिस्टेंस l, सेम डिस्टेंस l फ्रॉम m से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? l। ऐसी m से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? l। ठीक, ये मैंने जो वेव ऊपर जा रही थी, ये वेव 1 मान ली, ये वेव 2 मान ली। तो पहले मैं वेव 1 का टाइम निकालता हूँ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में, और फिर दूसरी वेव का टाइम निकालता हूँ और देखता हूँ दोनों वेव में कितना डिफरेंस आया। सर ये वेव ब्रेक कैसे होगी? अरे ये थी ना, ये देखो, ये क्या है? हमारी पार्शियली सिल्वर्ड प्लेट है। अरे पार्शियली का मतलब थोड़ी बहुत पार्टली लिख दो, कुछ भी बुक में पार्टली बोलते हैं। यहाँ से लाइट वेव चलेगी, जब इस सिल्वर पे टकराएगी तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा टकरा के ऊपर, और कुछ रिफ्रैक्ट होगा।
अरे कुछ तो आर पार निकलेगा, कुछ ऊपर चला जाएगा। आप चाहो तो इसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हो, लेट ए लाइट बीम फ्रॉम सोर्स हैज फॉल्स ऑन अ प्लेट एम। वर्किंग में लिख सकते हो दिस लाइट बीम ब्रेक्स या स्प्लिट्स इनटू टू वेव्स, wave 1 and wave 2. Wave 1 move towards the mirror M1 and wave 2 move towards the mirror M2. Rocket science tiny. Now in triangle, कौन से ट्रायंगल में लिया मैंने? M M1 डैश और M1, M M1 और M1 डैश। क्या? अरे करण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण क्या है? हाइपोटेन्यूज। M M1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर M M1 स्क्वायर प्लस M1 M1 डैश का स्क्वायर। बहुत इजी है। ये कितना है? अरे लिखा तो है मैंने, सी टी का स्क्वायर इक्वल टू M M1 स्क्वायर, M M1 कितना है? L स्क्वायर प्लस वी टी का स्क्वायर। इन दोनों में टी है, एक साइड कर लूँ, कितना? सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ पर टी स्क्वायर कॉमन, कितना? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना आ गया? एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आपकी बुक में क्या क्या हुआ है? टी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, नीचे से सी स्क्वायर और कॉमन लिया हुआ है। तो जब मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो इसमें से तो कॉमन 1 माइनस, इतने में रॉकेट साइंस नहीं। अब यहाँ से टी कितना आएगा? दोनों तरफ का अंडर रूट लूँगा तो कितना? एल अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस, यो मैंने उस तरीके गामा की फॉर्म में बदल लिया जैसा किसमें था? लो रेंज ट्रांसफॉर्मेशन में। ये मेरे पास टी की वैल्यू आ गई। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? M से लेकर M1 डैश तक पहुँचने में जो समय लगा। अब क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये हिस्सा मैं वापस से रफ करने वाला हूँ। सर इधर का रफ कर दो। अरे इधर का रफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को इस फिगर की अभी ज़रूरत है। अभी तो हमने 1 बीम का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम निकाला, अभी तो 2 का टकरा के वापस आने में भी तो समय निकाल लोगे। 2 इधर गई थी और टकरा के वापस आई थी, फिर इससे M2 से जैसे ये ऊपर गई और टकरा के वापस आई। अभी तो हमने ऊपर जाने का निकाला, फिर वापस आने का समय। तो जितना देखो ये दोनों इक्वल है डिस्टेंस, तो जितना समय ऊपर जाने में लेगी उतना ही नीचे आने में। तो टोटल टाइम के लिए हम इस टी का क्या कर देंगे? डिवाइड कह रहा ट्वाइस। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब मैं इस हिस्से को रफ कर दे रहा हूँ। मुझे उस फिगर की ज़रूरत है, इस वजह से मैं उस हिस्से को रफ नहीं कर रहा हूँ, पर बाकी सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ? रफ कर दे रहा हूँ। ये मैंने रफ कर दी। मुझे पता है रफ तो तुम ऐसे ही देखोगे, टुकर टुकर काट के सीधा आगे पहुँचोगे। ठीक, यहाँ देखो, हैंस टोटल टाइम टेकन बाय बीम 1 in traveling from M2 M1 dash to ये यहाँ क्या मान लूँ? M डैश टू M डैश, या आप ऐसे लिखो, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रॉम M एरो का निशान M1 डैश और M1 डैश है M डैश तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो कितना है बेटा? मैंने T1 मान लिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी। ट्वाइस क्यों? अरे जितना यहाँ से यहाँ तक लगा फिर उतना ही यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल टाइम कितना? इसका ट्वाइस। तो T1 इक्वल्स टू कितना? 2, T कितना है? L अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लो जी T1 निकाल लिया। अब क्या मानना?
अब क्या मानना बच्चा, मेरी जो वेव 2 है, बीम 2 है, वो किधर चली, खुचुर खुचुर खुरुर मिरर M2 की तरफ। यहाँ सारा खोपड़ी का रोल चालू होता है, यहाँ आपको दिमाग चलाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। द बीम 2 मूव टुवर्ड्स मिरर M2। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब इसका हम टाइम टेकन कैसे निकाल लेंगे। देखो बीम किस वेलोसिटी से चल रही है, इधर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं इधर 40 की स्पीड से जा रहा हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर, और आप मेरे साथ इधर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे आपकी स्पीड कितनी लगेगी बताओ। जल्दी वीडियो पॉज करो मेरे गुलगुलो रसगुल्लो, और कमेंट बॉक्स में बताओ आपको मेरी स्पीड कितनी फील होगी। अरे 10 का ही तो डिफरेंस लगेगा। अरे यार 40 तो मेरी 40 ने तो बैलेंस कर दी ना, तुम्हारी 40 ने तो 40 बैलेंस कर दी, तो 10 का डिफरेंस दिया। अगर मैं 40 ऐसे चल रहा हूँ और 50 ऐसे, तो कितने से टक्कर जब भयंकर होगी या तब भयंकर होगी। अरे यार एक 40 की स्पीड से कार चल रही है और पीछे 50 की स्पीड से आके किसी ने टक्कर मार दी, जब टक्कर भयंकर होगी। या 40 वाली इधर से 50 वाली इधर से, जब टक्कर भयंकर मतलब खतरनाक, जब खतरनाक होगी। अरे जब दोनों अपोजिट आएंगी तब खतरनाक होगी, क्योंकि जब अपोजिट आती है ना, दिमाग में बैठा लो, जब अपोजिट आती हैं तो वेलोसिटी प्लस हो जाती है। तो 40 प्लस कितने 50 कितनी होगी 90। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो वेलोसिटी माइनस हो जाती है। तो अब थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ अपनी। क्या हमारा सिस्टम v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और बीम भी c वेलोसिटी से इधर जा रही है, तो इस केस में वेलोसिटी कितनी होगी c माइनस वी। मेरा सिस्टम v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और M2 से टकरा के बीम वापस आई, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी c प्लस वी। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन बीम travels from M2 then relative velocity will be c माइनस वी। अरे जब इधर ही जा रही है दोनों, और जब एक उधर एक इधर, सर v क्यों नहीं पलट रहा। अरे v तो भैया मेरा क्या है, v तो स्पीड ऑफ लाइट है। अरे स्पीड ऑफ अर्थ सिस्टम की, तो अर्थ तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अर्थ भी अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। बताओ इस चीज़ को, अर्थ तो डायरेक्शन बदलने से रही, तो विल बी c माइनस बी। एंड व्हेन दिस बीम ट्रेवल्स फ्रॉम M2 टू M, बहुत दिनों बाद मुझे पता नहीं पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, नहीं तो लाइफ बोरियत चल रही थी, मज़ा ही नहीं आ रहा था यार। फ्रॉम M टू M देन इट्स रिलेटिव वेलोसिटी विल बी, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी c प्लस वी। हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, M2 से, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ, क्योंकि जितनी ये सड़क के यहाँ पहुँची उतना ही M2 भी तो सड़क के यहाँ पहुँचा, ठीक। देन टोटल टाइम टेकन विल बी। तो यो बीम कितना टाइम लेगी बच्चा, मैं अभी फिगर रफ नहीं कर रहा, इस हिस्से को रफ कर दे रहा हूँ, यो हिस्सा आपको समझ में आया होगा। हिंदी लैंग्वेज में लिख लेना, अगर ऐसा एक दिशा में दोनों वेग हो तो वेग घट जाते हैं, अगर विपरीत दिशा में हैं तो आपकी सापेक्ष गति में जुड़ जाते हैं। लिख देना, पेल देना अपनी मर्जी से। अब यहाँ आओ, टोटल टाइम हमने जाके वापस आने में, द बीम टू मूव टुवर्ड्स मिरर M2 व्हेन बीम, अब टोटल टाइम कितना मान लिया हमने T2। तो भैया जाने का समय, अरे यार समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल। जब उधर को गई M2 तक पहुंची, दूरी कितनी थी L, चाल कितनी थी c माइनस वी, प्लस जब वापस आई दूरी तो अब भी L ही है, लेकिन चाल कितनी होगी c प्लस
v। बताओ कोई समस्या? इसमें तो किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कुछ इसी टाइप की आ जाएगी इसकी। इसी टाइप की कैलकुलेशन जब आ जाएगी तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, टाइम डिफरेंस। अब यहाँ देखो T2 इज इक्वल्स टू, मैंने एलसीएम लिया c माइनस वी, c प्लस वी ले लिया, तो L तो कॉमन आ गया। अब c माइनस वी से c माइनस क्या बचा, c प्लस वी, प्लस c प्लस वी से c प्लस वी कट गया, c माइनस वी। L तो कॉमन था, यहाँ देखो v से तो v कट गया, ऊपर कितना बचा, 2LC ना बचा ऊपर। बताओ 2LC ना बचा ऊपर। T2 इक्वल्स टू दिख रहा है यहाँ पर, अभी तो दिख रहा है, ऊपर कितना बचा L और C 2C, तो 2LC अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ, अरे a प्लस बी, ए माइनस बी किसका होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद भैया कंफ्यूज नहीं हो ना आपको, क्या पहले नंबर पे ये है, इसे रफ कर दो, दूसरे पे ये है, तीसरे पे अब ये आएगा T2। कभी कॉपी में उल्टा सीधा लिख लो, 2LC अपॉन, नीचे से क्या कॉमन, बताओ ना। अरे c स्क्वायर सर कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट बनाना है। अब देखो c से एक c कट गया, तो T2 कितना आ गया, 2L अपॉन c 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, लगभग ऐसा ही आ गया नहीं, बस इसमें अंडर रूट है, इसमें अंडर रूट नहीं है। ये हमारा टाइम T2 आ गया। अब दोनों वेव, जो एक ऊपर को गई थी ट्र और एक जो सीधी गई थी ट्र, दोनों में कितना डिफरेंस आया। वो सीधी वाले में डिफरेंस किसकी वजह से आया था, अर्थ के मोशन की वजह से, तो वो ही निकालना है हमें। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा सा सारा बोर्ड में रफ करूँगा, अब रफ कर देता हूँ मैं पूरा। अब टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे। टाइम डिफरेंस निकल जाएगा जब हमारे दोनों बीच, फिर हम क्या निकाल सकते हैं, आसानी से पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब मुझे सारा रफ करना था, इस वजह से तुमसे मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था। अब यहाँ पे देखो क्या, हैंस टाइम डिफरेंस, दोनों वेव के बीच टाइम डिफरेंस कितना होगा, टाइम डिफरेंस विल बी कितना, डेल्टा टी मान लूँ, कितना, T2 माइनस T1। ठीक, अब आप कर सकते हो आसानी से, इसे रफ कर दो, रफ नहीं पहले वैल्यू रख दो, पहले इसकी वैल्यू रख दो 2L अपॉन C, फिर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस फिर इसकी रख दो 2L अपॉन C 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। सर एक बात तो बताओ, मैंने कहा हाँ, आपने T2 में से T1 ही क्यों घटाया? अरे यार बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर दो। सर बड़ी तो ये दिख रही, अरे इसके नीचे बिना अंडर रूट वाली वैल्यू है, बिना अंडर रूट वाली का मतलब नीचे बड़ी वैल्यू है, और जिसके नीचे बड़ी वैल्यू हो वो वैल्यू छोटी होती है। जैसे 10/5 बड़ी वैल्यू है, 10/2 बताओ सर 10/2, अरे जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। ठीक है नालायको, आओ अब यहाँ देखो, इसे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। 2L अपॉन सी, 2L अपॉन सी, अबे यार एक गलती सही कर लेना, बाई मिस्टेक होगी जल्दी जल्दी, क्या ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, हमने कैपिटल L मानना था और सब जगह स्मॉल l लिख दिया, तो दोनों L एक ही हैं, कहीं पर बड़ा L या स्मॉल l दिखाई दे तो ये एक ही हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न में मत आ जाना, जल्दी जल्दी के चक्कर में हमने इसे छोड़ के आगे निकल लिए। तो 2L अपॉन सी तो क्या आ गया कॉमन, ये बचा, ये मैं ऊपर ले गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर कितनी, -1, यही तो बैठेगी। अब माइनस ये ऊपर गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2। अब क्या है, सी तो बहुत बड़ी वैल्यू है,
और वेलोसिटी ये बहुत छोटी वैल्यू है। अब जब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो टर्म बहुत छोटी हो जाती है। ऊपर से उस छोटी का स्क्वायर कर दो, अरे यार 0.001 का स्क्वायर करना और छोटा हो जाएगा, हो गया ना। तो ऊपर से उसका स्क्वायर भी है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे हम बाइनोमल थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक, बाइनोमल थ्योरम क्या कहते हैं, 1 + x की पावर n = 1 + nx + n - 1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये स्क्वायर हो गया। तो हायर टर्म्स क्या हो जाती है, छोटी सी, क्यूब वाली और छोटी, उससे और छोटी और छोटी छोटी छोटी, तो उन्हें हम क्या मान लेते हैं, हायर टर्म्स को नेग्लिजिबल 0। बस हम बाइनोमल थ्योरम यहाँ तक लगाते हैं। ठीक, तो क्या लगाएंगे, ऑन अप्लाइंग बाइनोमल थ्योरम अप टू 1 टर्म, एक टर्म तक ही बस। तो डेल्टा टी कितना आ गया, 2L/c ब्रैकेट में, ये शुरुआत में आ जाएगा। अरे यार 1 + x की पावर n, तो 1 + nx, एक टर्म यही तो है, ये यहाँ, जब ये यहाँ आएगा तो माइनस माइनस कितना, प्लस 1 + v²/c², माइनस ये भी यहाँ आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, और एक बाहर वाला माइनस है तो फिर से वापस माइनस बना देगा, v²/2c²। अरे समझे, जब ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस v²/2c², लेकिन बाहर माइनस है, माइनस अंदर जाएगा, इसे वापस से माइनस बना देगा। मैंने अब ब्रैकेट खोल दिया, समझ गए सर, समझ गए। इतनी छोटी बात तो हम जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये 1 से 1 कैंसिल आउट। अब इन दोनों में देखो, डेल्टा टी = 2L/c, v²/c² भी कॉमन, v²/c² भी कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 माइनस, यहाँ क्या बचा 1/2, ये अरे यार पूरा कॉमन आ गया तो 1, यहाँ 1/2 बचा। अब आपको पता है 1 में से, 1 में से आधा माइनस कर दोगे तो मेरे चांद आधा ही तो बचेगा, क्या बचेगा, आधा। तो मेरे पास डेल्टा टी कितना आ गया, डेल्टा टी = 2L/v²/c³, c और c², अंदर क्या बचा 1/2, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास टाइम डिफरेंस कितना आ गया, L/v²/c³। लो जी, फटाफट ये टाइम डिफरेंस आएगा दोनों वेव्स के बीच। अब मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं, ठीक है, हैंस कोरस्पोंडिंग पाथ डिफरेंस। अरे यार हमने ये दिखाने की कोशिश करी, टाइम से हमें ये पता चला, क्या पता चला हमें, टाइम से हमें ये पता चला दोनों वेव डिफरेंट टाइम पे पहुंच रही है। देखो क्या था, इधर के मिरर की डिस्टेंस भी सेम, इधर के भी मिरर की डिस्टेंस सेम दोनों के लिए, लेकिन वेव जब चली सेम वेलोसिटी से चली, स्पीड ऑफ लाइट से, किससे चली, स्पीड ऑफ लाइट से, लेकिन समय पहुंचने का अलग अलग था। अलग अलग ना होता तो अगर हम डिफरेंस करते तो 0 आता, इसका मतलब वहां पर एक रिलेटिव मोशन है। अब इस टाइम की वजह से पाथ डिफरेंस भी आ जाएगा। अरे दोनों अलग अलग समय पर पहुंच रही है, इसका मतलब रास्ते में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस निकाल लें। पाथ डिफरेंस कितना, वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो है पाथ। तो पाथ कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। पाथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली इस डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, = वेलोसिटी इंटू टाइम। दोनों वेव स्पीड ऑफ लाइट से चल रही थी, टाइम कितना, t2 - t1। इसके कोरस्पोंडिंग तो निकाल लें हम, दोनों के जो टाइम डिफरेंस था उसके कोरस्पोंडिंग। अब आपको पता है पाथ डिफरेंस कितना, c, ये कितना L/v²/c³, एक से एक पावर कट जाएगी, तो पाथ डिफरेंस कितना L/v²/c²। लो भैया हमने माइकलसन मोल्डे भी कर दिया, टाइम डिफरेंस भी निकाल लिया वेव के बीच और पाथ डिफरेंस भी निकाल दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक छोटी सी चीज़
और बाकी रहेगी इसमें। चलाएंगे, मेन डेरिवेशन आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो सर क्या बचा अभी बता देता हूँ, इस हिस्से को रफ कर रहा हूँ। छोटी मोटी चीज़ जो आपकी इच्छा हो करने की करना, नहीं इच्छा हो मत करना, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अर्थ रोटेट करी तो सिस्टम कितना घूम गया, 90 डिग्री घूम गया। क्या, व्हेन इंस्ट्रूमेंट रोटेट 90 डिग्री लिख दो, दिख रहा है, व्हेन इंस्ट्रूमेंट बोल दूँ, सिस्टम बोल दूँ, इंस्ट्रूमेंट रोटेट्स 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री डायरेक्शन ही बदल गई पूरी, तो डायरेक्शन बदलने पर डेल्टा डैश मान लूँ, कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बस। अरे यार ये ऐसा था, यहाँ पे मिरर था, यहाँ पे आपका वो था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे मिरर थे। अब जब ये 90 डिग्री ऐसे घूमा तो ये बेटा वेव जो ऊपर ऐसे जा रही थी वो नीचे को ना आ गई, डायरेक्शन ना पलट गई, ये उधर, या आप ऐसे घुमा लो तो भी डायरेक्शन पलट रही है। तो डायरेक्शन पलटने पे क्या हो गया, माइनस का हो गया। अगर हम इन दोनों के बीच रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस निकाल ले, क्या, हैंस इन्हीं दोनों के बीच निकालना है। अगर ज़रूरत तो है नहीं, अगर आप निकालना चाहो, क्यों, माइकल सर ने निकाला था, हैंस रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस क्या हो गया, इसे क्या मान लो बेटा, इसे डेल्टा 1 मान लो, इसे डेल्टा 2 मान लो। रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। अब सर बाद वाले में से पहला वाला क्यों नहीं घटाया? अरे मेरे चांद सितारों, रसगुल्लो, रसमलाई, रबड़ियों, ये देखो ये बड़ी वैल्यू है तो बड़ी में से छोटी माइनस कर रहे हैं। तो कितना, एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, दोनों क्वांटिटी सेम तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। कितना, 2LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर आप जाओ तो फ्रिंज शिफ्ट भी देख सके हो, क्या, इफ लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट, यानी कि जो लाइट हमने यूज़ की है, हमने मान ली उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। देन इधर का इस तरफ कर रहा हूँ। सर कितना कराओगे, आज तो भैया आप बड़े परेशान थे, 10 मिनट की क्लास, 20 मिनट की क्लास, कम से कम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, ठीक। देन फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज कितना शिफ्ट होंगी, फ्रिंज कितना खिसकेंगी। तो ये जो पार्ट डिफरेंस आया डेल्टा, इसे क्या करो बेटा, अपना वेवलेंथ से डिवाइड कर दो। कितना होगी फ्रिंज शिफ्ट, डेल्टा एन मान लूँ, कितना, डेल्टा अपॉन कितना, वेवलेंथ। अरे यार टोटल वेवलेंथ ही एक पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कहानी ख़त्म। सर हमारी समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जहाँ तक मैंने बताया था आप शुरुआत में वहाँ तक लिख लेना। इसकी वैल्यू रख दो 2LV स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। जब नॉर्मली इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो जो क्या मानने गए, आइडियल कंडीशन मानने गए। यहाँ पे L कितना मानना गया, 11 मीटर। कितना मानना गया, 11 मीटर। वेवलेंथ कितनी माननी गई, 5500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे तो 10 टू द पावर -10 मीटर से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 5.5 इंटू 10 टू द पावर कितना, 3 दशमलव खुश की -7 मीटर। नो रॉकेट साइंस। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये अर्थ की वेलोसिटी है v, ये कितनी है, ऐसे चल रही है शुई, तो कितनी, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। अब जब इसमें सारी वैल्यू रखेंगे, ऑन पुटिंग द ऑल वैल्यूज एंड सॉल्विंग इट, ऑन पुटिंग ऑल वैल्यूज एंड सॉल्विंग इट, और इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आती है, 0.4 नंबर है यार। फ्रिंज कितनी खिसक गई, तो इसमें यूनिट की तो कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं।
तो ये आया जब उन्होंने थ्योरेटिकली करके देखा, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट से करके देख रहे थे तो वहाँ पे कोई भी शिफ्ट नहीं आ रही थी। कितनी आ रही थी इसकी वैल्यू? 0। ठीक है, तो भैया एक्सपेरिमेंट हमारा कहता है कि उनके बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। सर यहाँ तो दिखा रहा है कि जो फ्रिंज शिफ्ट हुई मोशन की वजह से वो इतनी हुई। अरे बहुत छोटी वैल्यू है, जिस वजह से इसे भी उन्होंने क्या मान लिया? 0। लेकिन डिवाइस से पूरी 0 ही दिखा रहा था जो उन्होंने बनाया इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो हल्की सी वो शिफ्ट दिखा रहा था। आपको इसलिए कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? This displacement of fringe could be detected very easily by Michelson Morley apparatus या device। ठीक, but with instrument there is no fringe shift, hence the relative motion between earth and ether is 0। ठीक, अब आपको मज़ा आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।